आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो शेप्स को और ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वीएससीपीआर थ्योरी को स्टडी करना पड़ेगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होती है कि जो हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर रिपल्शन जिस तरीके से एक्ट करेगी उसी तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि वाटर की एग्जांपल ली है। तो होना तो ये चाहिए था कि तीन एटम्स खुद को एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ रख सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? जब आप एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर देखने जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज 104.5 डिग्री का। तो इसी तरीके से जैसे हमने CH4 का स्ट्रक्चर देखा था, तो CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है, उससे कम एंगल देखने को मिल रहे हैं NH3 के अंदर 107। तो 107 डिग्री होने का मतलब क्या है? तो इसके पीछे राज क्या है? यहाँ पे लोन पेयर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर्स लगे हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर लगा हुआ है। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को अंडरस्टैंड करोगे फिर आपको सब समझ लग जाएगा। तो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास पहला जो पॉइंट आता है कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो किस चीज पे डिपेंड होगी? वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड होगी। इसका मतलब जो अंदर की शेल्स होंगी उनके ऊपर डिपेंडिंग नहीं होगा स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल टेंड टू रिपेल ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे वैलेंस शेल के अंदर, वो एक दूसरे से रिपल्शन के अंदर होते हैं, क्योंकि सेम चार्जेस होते हैं उनके ऊपर। तो ये जो पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए एक दूसरे से जितना दूरी पे रह सकते हैं उतना रहते हैं, ये इसलिए एक दूसरे से खुद को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई पोजीशन इन स्पेस सो एज टू मिनिमाइज रिपल्शन। तो अपने अंदर मिनिमम रिपल्शन करने के लिए या रखने के लिए वो क्या करते हैं? और रिपल्शन से हमें क्या समझ आता है? अगर रिपल्शन होगी तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो अपनी मिनिमम रिपल्शन रखते हैं ताकि एनर्जी उनके अंदर कम से कम हो। और एनर्जी कम होने का मतलब सीधा सीधा क्या निकलता है कि वो स्टेबल है। तो जैसे हमने यहाँ पे कार्बन की एग्जांपल ली है, कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होगा। ये आगे हम स्टडी करें। तो फिर मेरे पास कौन सा पॉइंट आता है? This is most important point in this theory. Repulsion between lone pair and lone pair electron is different than between lone pair and bond pair, and also from bond pair and bond pair. तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि लोन और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर उससे कम रिपल्शन होती है। सबसे कम रिपल्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर है हमारा, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन आपको किस लोन के अंदर, तो इसलिए सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? इन दो लोन पेयर्स के अंदर। तो दूसरे नंबर पे हमें कौन सी रिपल्शन देखने को मिल रही थी? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो इसका मतलब कि हमारे पास दो सेकंड नंबर पे जो एंगल्स होंगे वो इस तरफ का और इस साइड का होगा। तो सबसे छोटा एंगल हमारे पास कौन सा आ जाएगा? दैट इज 104.5 डिग्री का। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमारे पास जो रिपल्शन है वो डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट होती है। तो रिपल्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एंगल्स। तो अगर हम एंगल्स को इंक्रीज करते हैं तो रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो इसके बाद हम दे एक वाटर की एग्जांपल लेते हैं कि हमें पता भी होना चाहिए कि लोन पेयर हम किसको कहते हैं और बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल की हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर H2O तो हम लिखते ही लिखते हैं। तो जब हम इसके ऊपर दो जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
उनको भी मेंशन कर देते हैं। तो हमारे पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? आप अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोगे तो 1s2 मतलब कि पहले ऑर्बिट के अंदर, पहले ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास वैलेंस शेल जो बनती है वो सेकंड शेल जो होती है वैलेंस शेल बनती है, और वैलेंस शेल के अंदर हमें देखने को मिला कि दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसको 2p कह लो, इसको 2py कह लो और इसको 2pz कह लो, तो हमारे पास देखने को मिल रहा है कि 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली फिल्ड है ऑर्बिटल, जो हमारे पास 2px है वो भी फुल्ली फिल्ड है, लेकिन 2py और 2pz जो है ये हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर उसके पास दो हाइड्रोजन आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे कि आपस में ओवरलैपिंग करेंगे अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ तो एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, यहाँ दूसरा बॉन्ड पेयर बन जाएगा, लेकिन हमारे पास दो लोन पेयर्स, एक लोन पेयर ये और एक 2s का लोन जो है ये हमारे पास लोन पेयर्स बच जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि 2s और 2px, क्योंकि हमने इसको x माना था, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू वैलेंस शेल बट डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये है तो वैलेंस शेल के अंदर लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसके अंदर? बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें क्या समझा रही थी? हमें एक्सप्लेन कर रही थी कि लोन पेयर के अंदर सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर उससे कम रिपल्शन होगी, और सबसे कम रिपल्शन होगी हमारी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर। तो हमें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है? हमें एक लोन पेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक लोन पेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये जो हाइड्रोजन के साथ ये है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। जहां पे BP लिखा हुआ है दैट इज बॉन्ड पेयर, जहां पे LP लिखा हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग लोन पेयर। रिपल्शन के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ देखने को मिलेगी? क्योंकि VSEPR थ्योरी कह रही थी कि लोन पेयर और लोन पेयर के अंदर सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। तो हमें मैक्सिमम एंगल कहाँ देखने को मिलेगा? मैक्सिमम एंगल हमें देखने को मिलेगा इनके बीच में, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। तो दूसरा इंटरमीडिएट रिपल्शन किसने को मिलेगी? क्योंकि ये इंटरमीडिएट हो गया, बीच में होगी इसकी। तो इंटरमीडिएट रिपल्शन कहाँ देखने को मिलेगी? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर। यहाँ भी वही सेम केस है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर। तो इसका मतलब जो दूसरे नंबर पे बड़ा एंगल होगा दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। तो हमारा सबसे छोटा एंगल जो होगा दैट इज इन बिटवीन, क्योंकि इनके अंदर सबसे कम रिपल्शन है, तो इसलिए हमारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लीस्ट रिपल्शन के कारण सबसे लीस्ट एंगल इन द मॉलिक्यूल होगा। तो इसीलिए जैसे हम CO2 की एग्जांपल लेते हैं तो CO2 के अंदर चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स होते हैं, जिस कारण से उसका लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, वो भी ट्राई एटॉमिक है। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है जो वो भी ट्राई एटॉमिक है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो पेयर आने के कारण देखो रिपल्शन के अंदर कितना फर्क पड़ जाता है कि ये एंगल 180 से कम होके कितना हो गया? 104.5 डिग्री हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। तो हम इनको टाइप्स दे देते हैं, AB2 टाइप्स, AB3 टाइप, AB टाइप, AB5 टाइप, AB6 टाइप, AB7 टाइप। तो इसके अंदर हमें एक और चीज वर्ड सुनने को मिलेगा दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड एक्सियल बॉन्ड्स। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होती हैं? द बॉन्ड लाइन इन द प्लेन। तो जो प्लेन के अंदर बॉन्ड्स बनेंगे उनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहेंगे, और जो प्लेन के ऊपर और नीचे बनेंगे उनको हम एक्सियल बॉन्ड्स कहेंगे। तो हम वन बाय वन इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं और पहले देख लेते हैं कि इनके किस तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले AB2 टाइप है जिसके अंदर लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है। लीनियर स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखी हैं, BeF2, BeCl2, BeH2, ZnCl2। तो इन सब के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा कि A सेंटर के अंदर होगा, या यहाँ पे Be के स्ट्रक्चर, आप अगर BeF2 का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो A की जगह पे बेरिलियम आ जाएगा और B की जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि इनके बीच में एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फिर हमारे पास है AB3 टाइप। तो AB3 टाइप को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल पिलर। तो इसके बीच में अगर आप 360 डिग्री को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 120 डिग्री। तो जहां लीनियर के अंदर 180 डिग्री का एंगल बन रहा था
वहीं ट्रायगोनल प्लेनर के अंदर हमें कौन सा एंगल देखने को मिलेगा, 120 डिग्री। और एक और चीज बता दूं कि जिसके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर लग जाता है, ये एक ही प्लेन के अंदर होंगे। तो एक ही प्लेन के अंदर मतलब क्या होगा कि इनकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लेकिन ये थर्ड डायमेंशन के अंदर अपने आप को स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दिखाएंगे। तो इसीलिए इनकी एग्जांपल्स देख लो, BF3। तो BF3 की हमने डायपोल मूवमेंट के अंदर भी देखा था। BF3 जो ट्रायगोनल प्लेनर थे स्ट्रक्चर, उनकी डायपोल मूवमेंट 0 होती है, क्योंकि चारों तरफ को तीनों तरफ को जो अट्रैक्शन होती है वो इक्वल हो जाती है, या पुल जो होता है इक्वल हो जाता है, इसलिए डायपोल मूवमेंट 0 हो जाती है। फिर हमारा आता है AB4 टाइप। तो AB4 टाइप जो होता है दैट इज परफेक्टली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स वैसे होता है, लेकिन हमारी बुक के अंदर लिखा है 109.5 डिग्री, तो हम इसी को मान के चलते हैं। तो हमारे पास ए की जगह पे क्या आएगा, कार्बन आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन आएगा। तो हमारे पास इसके अंदर दो एंगल्स जो होते हैं वो एक प्लेन के अंदर होते हैं, लेकिन दो एंगल्स जो होते हैं, दो बॉन्ड्स जो होते हैं, वो क्या होता है कि एक प्लेन के एक तरफ होता है अबव होगा, और एक प्लेन के बिलो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो पहले जो स्ट्रक्चर थे, हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर था, वो 3 डायमेंशनल नहीं था। ट्रायगोनल प्लेनर था जो स्ट्रक्चर, वो भी हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं था। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल हमारे पास पहला स्ट्रक्चर ऐसा आता है जो 3 डायमेंशनल है। तो उसके बाद हमारे पास AB5 की टाइप आती है। तो AB5 के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये जो 3 एंगल्स हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन के अंदर है, तो हम इनको क्या कहते हैं, जो डॉटेड लाइन से शो किए हुए हैं, दीज आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो इनको हम कह देते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कह देते हैं। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है, और ये जो ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, इनको हम एक्सियल बॉन्ड्स कह देते हैं। तो हमारे पास होता क्या है बच्चे, कि अगर आप 360 डिग्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो हमारे पास 120 डिग्री का एंगल आएगा। लेकिन अगर उसी प्लेन के ऊपर और बिल्कुल नीचे दो बॉन्ड लगा दोगे, तो वो 90 डिग्री के अंदर दिखेंगे। जैसे आपके सामने ये पेज दिख रहा है, अगर मैं पेज के एक बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी तरफ और एक अपनी तरफ लगा दूं एंगल्स, तो हमारे पास क्या होगा कि ये दो जो एक्सियल बॉन्ड्स होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे, लेकिन जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे वो 360 को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो वो होंगे 120 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास PF5 या PCl5 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। PCl5 के एग्जांपल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास जैसे ही दो टाइप्स के एंगल आ जाते हैं कि 120 डिग्री का एंगल आ गया और 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि 120 डिग्री एंगल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा रिपल्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल बड़ा है, इसलिए रिपल्शन कम होगी। तो हमने VSEPR थ्योरी का लास्ट पॉइंट यही स्टडी किया था कि रिपल्शन कम होगी अगर एंगल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 120 के अंदर आपको रिपल्शन कम देखने को मिलेगी, लेकिन 90 डिग्री के जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर बॉन्ड्स होंगे उनके अंदर रिपल्शन ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको PCl5 को, अगर आप PCl5 की एग्जांपल लेते हो और PCl5 के अंदर से दो क्लोरीन को निकाल के PCl3 फॉर्म करना हो, तो हमारे पास जो कम से कम एंगल पे होंगे वही सबसे पहले निकलेंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वो सबसे पहले मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सियल पे जो क्लोरीन लगे होंगे वो सबसे पहले जाएंगे, और PCl5 अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, PCl3 के अंदर। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर AB6 का। तो AB6 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। हमारे पास ये जो डॉटेड लाइंस के अंदर 4 एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो एक्सियल बॉन्ड्स का एंगल तो आपको पहले ही हमने इसके अंदर भी देखा था, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया कि इस केस के अंदर, ऑक्टाहेड्रल केस अंदर, सबके सब एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसकी एग्जांपल देख लो आप, एसिक्स बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, TeF6 है। उसके बाद आता है हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 5 अब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, और एक और ऊपर और एक नीचे, तो हमारे पास दो एक्सियल बॉन्ड्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो एक्सियल बॉन्ड्स वाले जो होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे, और जैसे ही आप ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर हैं जो, उनको आप 360 डिग्री को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 72 डिग्री का आएगा।
तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स होंगे वो 72 डिग्री पे होंगे और एक्सियल बॉन्ड्स जो होंगे वो हमारे पास 90 डिग्री पे होंगे। और स्टेबिलिटी की बात करें तो 90 डिग्री एक्सियल बॉन्ड्स अब ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेरेटिव टू इक्विटोरियल। तो हमने इस केस के अंदर कहा था कि इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है, एक्सियल बॉन्ड्स कम स्टेबल है। इस केस के अंदर क्या होगा कि इक्विटोरियल बॉन्ड्स कम स्टेबल हुए और एक्सियल बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल हो गए। तो हमारे पास आगे हम देखते हैं किस तरीके का हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर है। तो उसके एग्जांपल के अंदर देखो, बेरिलियम ने क्या किया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे, उसको आप देखो और उसके साथ अगर फ्लोरीन को जोड़ देते हो तो फ्लोरीन को जैसे ही आप जोड़ोगे तो बेरिलियम के वैलेंस शेल के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे और फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 के साथ अगर एक यहाँ पे बॉन्ड बना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बेरिलियम एक एक्सेप्शनल केस है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इनका लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर 180 डिग्री का एंगल हो। फिर हम देखते हैं हमारे पास ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं BF3 का स्ट्रक्चर। तो बोरॉन सेंटर के अंदर होगा और एक ही प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर मतलब है या तो ये x और y के अंदर होंगे या y और z के अंदर होंगे या z और x एक्सिस के अंदर होंगे। तो तीनों एक्सिस के अंदर कभी भी प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि BF3, तो तीनों के तीनों इक्विटोरियल पोजीशंस पे हैं और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये क्या है कि मैक्सिमम स्टेबल होगा अगर 180 डिग्री पे होगा, क्योंकि तीन एंगल्स को आप 360 को डिवाइड करोगे अगर तीन के साथ तो हमारे पास 120 डिग्री का एंगल आएगा। तो BF3 के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 120 और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायगोनल स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास आ जाता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बच्चे कि दो एंगल्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप CH4 का केस लेते हो, कार्बन के पास वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि दो जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक प्लेन के अंदर होते हैं, चाहे आप इन दो बॉन्ड्स को देख लो प्लेन के अंदर, चाहे आप इन दो बॉन्ड्स को देख लो, चाहे आप इन दो बॉन्ड्स को देख लो, किन्हीं भी दो बॉन्ड्स को देखोगे, दो बॉन्ड्स आपस में एक ही प्लेन के अंदर होंगे और दो बॉन्ड्स क्या होंगे उस प्लेन के अबव और बिलो होंगे। तो इसका मतलब एक प्लेन के अबव होगा, एक प्लेन के बिलो होगा। तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं कि इस तरीके से, मतलब कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो CH4 के अंदर हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर हमारे पास आ जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके जो 1s सॉरी 3s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एक्साइटेड होके p के अंदर चले जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, हमारे पास 3 p के अंदर हो गए, 1 s के अंदर हो गया, तो एक d ऑर्बिटल के अंदर भी चले जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3s का एक इलेक्ट्रॉन, 3p के 3 इलेक्ट्रॉन और 3d का एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करता है। तो जब ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करता है तो इसके साथ 5 तीन जब जुड़ जाते हैं तो ये ऑक्टेट का एक्सेप्शनल केस बन जाता है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा कि तीन है ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे जो डॉटेड लाइन से शो किए, इनको इक्विटोरियल एंगल्स कह देंगे हम, और इसको क्या कह देंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो उस प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे हमें इक्विटोरियल बॉन्ड्स 3 देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 2 एक्सियल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जितना बड़ा एंगल होगा इक्विटोरियल बॉन्ड्स के अंदर हमें 120 डिग्री का एंगल देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सियल बॉन्ड्स के अंदर हमें 90 डिग्री का एंगल देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेंगे तो वो कौन से निकलेंगे, एक्सियल बॉन्ड वाले क्लोरीन जो है वो यहाँ से पहले निकलेंगे ताकि ये PCl3 के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो उसके बाद हम देखते हैं बच्चे कि कौन सा हमारा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं बच्चे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं, क्योंकि हमारे पास AB6 टाइप है तो इसके अंदर सल्फर को हम सेंटर में रख लेते हैं और सल्फर के यहाँ पे 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो अगर 6 फ्लोरीन लगेंगे
तो उनकी अरेंजमेंट जो मिनिमम रिपल्शन वाली होगी वो किस तरीके की होगी, सबसे स्टेबल जो उसकी स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा कि इसके अंदर 4 फ्लोरीन जो होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लग जाएंगे। तो अगर हम 360 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 90 एंगल आता है। तो यहाँ पे एक्सियल जो बॉन्ड्स होंगे वो भी 90 डिग्री पे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वेटोरियल्स बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है। तो फिर उसके बाद हम IF7 की तरफ बढ़ते हैं। तो IF7 का जो बॉन्ड होता है दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम आई को आयोडीन को सेंटर में रखते हैं तो 5 जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर होंगे। और अगर आप 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करोगे तो 72 डिग्री के इक्वेटोरियल एंगल्स बनेंगे। लेकिन दो एक्सियल पोजीशन पे होंगे। मतलब क्या है कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस केस के अंदर हमारे इक्वेटोरियल वाले जो एंगल्स हैं वो अनस्टेबल होंगे, सॉरी अनस्टेबल कह रहा हूं, कम स्टेबल होंगे एज कंपेरेटिव टू एक्सियल बॉन्ड्स। तो इसके अंदर से अगर किसी फ्लोरीन को जाना होगा तो वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के जो फ्लोरीन है वो पहले जाएंगे। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि जहां पे एंगल बड़ा दिखेगा आपको वही ज्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं बच्चे। तो हमारे पास जो बॉन्ड पेयर्स वाली थी, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी एग्जांपल या कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं किया जिसके अंदर लोन पेयर हो, तो पहली एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसलिए इसका नाम हमने रख दिया पिरामिडल। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो NH3 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा 1s2, 2s2 और 3p3, सॉरी 2p3। तो 2p3 के अंदर क्या होगा, 2p3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स और 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। लेकिन 2s के जो 2s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो अनपेयर्ड नहीं होते। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे अब हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जो दो बाद के थे, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन है वो देखने को मिलेगी और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे बड़ा एंगल किसके बीच में होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे छोटा एंगल क्या होगा, दो ही एंगल्स बनेंगे यहाँ पे। छोटा एंगल कौन सा होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो दिस इज नियर अबाउट 107 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे ये देखो 107 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर कितना था, 109.5 डिग्री का एंगल। तो 109.5 डिग्री के एंगल से ये कम हो गया। तो दूसरा हम कंपाउंड देख लेते हैं जिसके अंदर दो लोन पेयर्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आप देखोगे कि ऑक्सीजन के 2s2 जो 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फुल्ली फिल्ड होते हैं और 2p के दो इलेक्ट्रॉन्स 2x के आप मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो हमारे पास दो ही ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो दो हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें क्या बता रही है कि सबसे बड़ा एंगल किसके बीच में बनेगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। दूसरा उससे छोटा एंगल किसमें बनेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, जहां पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे छोटा एंगल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो आप देखो कि इन तीनों को आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की तरह ही देख सकते हो। CH4 एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे NH3 भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम इसको पिरामिडल कह देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को भी हम परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। तो आप देखो कि 109 डिग्री 28 मिनट से एक लोन पेयर के कारण ये कम हो गया, मतलब 107 डिग्री हो गया। तो अगर दो लोन पेयर्स आ गए तो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होने के कारण इनका एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो बॉन्ड पेयर के बीच में है वो एंगल छोटा हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 107 डिग्री है, यहाँ पे 104.5 डिग्री है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था बच्चे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।